Hello students, once again welcoming you all to MK Jain classes and we are studying about the cell और cell में बेटा we were talking about the prokaryotic cell। हाँ, और prokaryotic cell में बेटा हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं। प्रोकैरियोट सारे के सारे कहाँ रखे हुए हैं? इन दी किंगडम मोनेरा। और हमने फिर एक बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कल ड्रॉ कर लिया था। तो इस बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल का जब स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था तो हमें पता चले कि इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसको हमने बोला कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और उन कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे। तो हमने न्यूक्लियोइड पढ़ लिया, मींस अबाउट द जेनेटिक मटेरियल विच इज फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा होता है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी इसका नेम होता है। अच्छा, हमने कल लिखा नहीं, चलो अब लिख लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज द जीनोफोर और इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियोइड। वो नेकेड है, क्यों नेकेड है बेटा? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स। और उसके अलावा सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट नहीं है, डीएनए कुछ साइटोप्लाज्म में भी। वैसे तो ये वाला डीएनए भी साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ, बट दिस इज द मेन जीनोमिक डीएनए। इस जीनोमिक डीएनए के अलावा भी डीएनए पड़ा हुआ है, जो डीएनए क्या है? दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज अगेन डबल स्ट्रैंडेड एज वेल एज सर्कुलर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या करता है? इट इम्पार्ट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद बेटा वी वर स्टडिंग अबाउट दी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवेलप इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, 3 टाइटली पैक्ड लेयर का बना हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेल वॉल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और सेल वॉल में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज दी ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसके बेस पे हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया था। और क्यों कुछ जो बैक्टीरिया पॉजिटिव हैं वाई दे टेक अप दी स्टेन, और जो नेगेटिव हैं वो क्यों टेकअप नहीं करते स्टेन को, उसके पीछे का हमने कल रीज़न भी फाइंड आउट कर लिया था। तो अभी ये देखो, इतने की रिकेपिचुलेशन हमारी हो गई अगेन। अब हम लोग बेटा पढ़ रहे थे ना कंपोनेंट, और कंपोनेंट में हम क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट में वी वर स्टडिंग अबाउट दी सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में हमने ग्लाइकोकैलिक्स कर लिया, हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ ली। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने ऊपर क्या लिखा है हेडिंग? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो जिसमें जो जो भी मॉडिफिकेशंस हैं हम वो साथ में पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी सेल एनवेलप में अभी बारी आ जाती है बेटा हमारे पास किसकी? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर कवरिंग द साइटोप्लाज्म। तो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या लिखेंगे इसके बारे में हम? इट इज द इनर मोस्ट लेयर। कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो दी सेल वॉल। तो सबसे नीचे क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, और सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में हो सकती है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, या तो स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगी या कैप्स्यूलर फॉर्म में होगी। तो इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या करती है ये? एक तरह से इसका काम किस चीज़ में है? ये बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी बेटा हेल्प करती है। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा फीचर पता है क्या है? इट इज़ selectively permeable, and third thing, it communicates with the outer environment. It communicates with the outer environment। कि बाहर के इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट में कोई सेल पड़ा हुआ है, उसमें से कोई मटेरियल को अंदर आने देना है या अपने अंदर से किसी मटेरियल को बाहर जाने देना है, और सारे मटेरियल्स को नहीं, ओनली दी सिलेक्टेड वंस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर रहता है विद द आउटसाइड सराउंडिंग्स। ठीक है। और कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिल्कुल वैसी ही जैसी यूकेरियोट की होती है। इट इज एग्जैक्टली similar
एज फाउंड इन यूकैरियोट्स। जैसे यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, बिल्कुल सिमिलर वैसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्या केमिकल नेचर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी है या बैक्टीरिया की, मीन्स यूकैरियोटिक है, और वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक। तो कैसा केमिकल नेचर रहेगा, किन केमिकल्स की बनी होती है। वैसे तो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जब यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे बहुत सारी इसके जो मेम्ब्रेन है ना, इसके बारे में बहुत सारे आपको मॉडल्स पढ़ने को मिलेंगे, थ्योरीज पढ़ाऊंगी। तो अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि केमिकल नेचर क्या है। पहले सबसे पहली पे आ जाइए, ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ की बनी हुई थी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की, है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती हैं बेटा, शुगर। शुगर के साथ क्या एसोसिएटेड था, म्यूकस, तो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स नहीं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ना। भावनाओं में बह के कुछ भी लिख दिया गया है तो जस्ट मेक इट करेक्ट। तो इसको लिख लेते हैं बेटा, इट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। और जो सेकंड लेयर है दैट इज सेल वॉल। सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरियल सेल का, सेल वॉल का, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो अभी उससे अंदर आई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा किस चीज़ की बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज लिपोप्रोटीनेशियस। लिपोप्रोटीनेशियस का मतलब समझते हो, लिपो स्टैंड्स फॉर द लिपिड्स, तो लिपिड्स की बनी हुई है, प्लस प्रोटीनेशियस प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो लिपिड और प्रोटीन के ना, लिपिड की बाइलेयर होती है, उसके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं पे, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस सारे स्ट्रक्चर को, इन लेयर्स को स्टेबलाइज रखने के लिए ना बेटा, यूजुअली यूकैरियोटिक सेल में, हाँ यहाँ पे डिफरेंस आता है एक। वो डिफरेंस क्या, हमने कहा ना एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसी यूकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए, फॉर स्टेबलाइजेशन, किस चीज़ की बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड बाइलेयर, बीच बीच में प्रोटीन रखे हुए हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोलेस्टेरॉल की। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, होपेनॉइड्स आर प्रेजेंट, अदर स्टीरोल्स। मतलब ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टीरोल है। तो ये अलग टाइप के जो स्टीरोइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, एक और कैटेगरी है दैट इज होपेनॉइड्स। तो ये क्या है, दीज आर दी स्टीरोल्स। एक स्टीरोल हो गया कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे नहीं होता, वो यूकैरियोट्स में मिलता है। प्रोकैरियोट में इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल व्हाट इज प्रेजेंट, होपेनॉइड्स आर प्रेजेंट। बस ये इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज सारा का सारा सेम बेसिक स्ट्रक्चर वही है जैसा हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। अब बेटा क्योंकि सेल एनवेलप तो खत्म हो गया, हमने ग्लाइकोकैलिक्स भी पढ़ ली, हमने सेल वॉल भी पढ़ ली, और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ ली है। अब हमें क्या पढ़नी है, साथ में इनकी मॉडिफिकेशंस। ग्लाइकोकैलिक्स की कोई मॉडिफिकेशन थी ही नहीं, वो दो तरह की हो सकती है, स्लाइम लेयर है, कैप्सूल हमने पढ़ लिया। सेल वॉल, उसकी मॉडिफिकेशन तो नहीं कहूँगी, हाँ कुछ एक्सटेंशंस हैं वो भी करवा दूंगी इन दी फॉर्म ऑफ फ्लैजेला। अभी इसकी पढ़ लेते हैं हम कुछ मॉडिफिकेशन कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, इन सम केसेस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या ज़रूरी होती है, उस चीज़ को एक सीक्वेंस में, एक कंटेंट के हिसाब से पढ़ा जाए। ये नहीं गोल मोल सब कुछ इधर से भी इधर से भी इधर सब कुछ हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कंटेंट बना के लाती हूँ चीज़ों का कि आपको ईजी हो। क्या चल रहा है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवेलप ही पढ़ा रहे हैं अभी आपको, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाया, सेल वॉल पढ़ाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई, और जिसकी मॉडिफिकेशन आ गई साथ में उसकी मॉडिफिकेशंस भी पढ़ा रहे हैं। तो कुछ हौच-पौच तो नहीं हो रहा ना। तो सेल एनवेलप हो गया, उसके अलावा क्या था, जेनेटिक मटेरियल, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फिर हम आएंगे साइटोप्लाज्म पे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं पहले सेल एनवेलप की ही, उसको फिनिश अप कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा हमें मिलती हैं दो टाइप की मॉडिफिकेशन। एक मॉडिफिकेशन होती है हमारे पास दैट इज नोन एज मीसोजोम, है ना। ऐसे नहीं करते, यहाँ पे स्पेस बचेगा कम, तो ऐसे कर लेते हैं मॉडिफिकेशन। द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज द मीसोजोम।
जोम। सेकेंड मॉडिफिकेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे। अब ये मीजोजोम क्या है? मीजोजोम इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लीजिए पहले, फिर अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम साहब की इनफोल्डिंग। अब पीएम साहब गलत नहीं लेके जाना, अभी हमारे लिए पीएम कौन है? कौन है भाई पीएम? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। तो दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर प्रेजेंट है बेटा, वी हैव अ सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सम टाइम अंदर इनफोल्ड हो जाती है ऐसे, और किसकी फॉर्म में? तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना ये इनफोल्डिंग से, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मीजोजोम। क्या है ये? इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर बना है विच इज नोन एज मीजोजोम। किस फॉर्म में हो सकता है? इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, अरे 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 अरे, लिख लीजिए, मे बी present in the form of tubules, vesicles, और vesicles, इनकी फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में या वेसिकल्स की फॉर्म में। और एक चीज़ और लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, इस फॉर्म के अंदर ये मीजोजोम इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हुई क्यों? अच्छा, वैसे मीजोजोम की दो टाइप भी होती हैं, सेप्टल मीजोजोम एंड लेटरल मीजोजोम। अगेन मैं आपको कॉम्प्लिकेसी में नहीं डालना चाहती, जितना एनसीईआरटी के अंदर हम सिर्फ उतनी बात करेंगे। तो बेटा मीजोजोम की ये इनफोल्डिंग, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफो अंदर की तरफ फोल्ड क्यों हुई, किस वजह से हुई? अब आप एक चीज़ ध्यान देना, क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली भी नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली भी नहीं है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली में सबसे पहले नेम आता है न्यूक्लियस का, सेकंड नेम आ जाता है प्लास्टिड्स का, सेकंड वैसे माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड आ जाते हैं प्लास्टिड्स। तो क्या आपको कहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको, हमने कहीं पे भी, देखिए बेटा, हमने कहीं पे भी क्या माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया है? बताओ, नहीं किया ना। और माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ में हेल्प करता? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी जो जनरेट होती है ना, वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कब होती हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहाँ है? रेस्पिरेशन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। तो ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ द रेस्पिरेशन, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मीजोजोम। तो मीजोजोम इज इक्वलेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट्स। तो क्या क्या फंक्शंस हैं? अब मीजोजोम के हम लोग क्या लिख लेते हैं कि क्यों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड होना पड़ा। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इज द, इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, तो उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गए। कहाँ पे इनफोल्ड हुई है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दूसरा काम ये किस चीज़ में हेल्प करवाती है? इन दी रेप्लिकेशन। और किस चीज़ में हेल्प करवाती है? जो रेप्लिकेट हुआ है डीएनए का अमाउंट, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इनटू दी डॉटर सेल्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल्स। उसके अलावा जब सेल डिवाइड होगी, तो डिवीजन के टाइम पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, तो ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में भी। इसके अलावा क्या हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई गोल्जी बॉडी ड्रॉ किए थे? नहीं किए थे, होते ही नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो वो एब्सेंट है। उसका काम सिक्रीशन वाला कोई तो करेगा, तो वो काम सिक्रीशन का भी, ये जो वेसिकल्स प्रेजेंट है ना, तो ये सिक्रीशन में भी हेल्प करती है। और बताऊं किस चीज़ के लिए? ये इनफोल्ड हुई है, कोई भी चीज़ जब अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, तो एक तरह से यू कैन सी दैट, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फोल्ड नहीं होती तो बस ये सीधी ऐसे हो जाती, लेकिन ये फोल्ड हुई है अंदर की तरफ, तो इसने क्या किया? एक तरह से अपना सरफेस एरिया बढ़ाया है ना। सरफेस एरिया बढ़ाने का क्या कारण है?
क्योंकि इस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड क्या है, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे स्पेशली लिख भी देती हूँ, रेस्पिरेटरी, अरे रेस्पिरेटरी enzymes are associated with the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने ज़्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वो रेस्पायर कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग डिवीजन उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे ही सेल को डिवाइड होना होता है किसी प्रोकैरियोटिक सेल को, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एब्रप्टली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, रेस्पिरेशन से। अब रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ऑन दी एंजाइम्स। कितने रेस्पिरेटरी एंजाइम है, तो जितनी बड़ी मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एंजाइम होंगे, उतना ही एफिशिएंटली एंजाइम एक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। समझ में आया। तो और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। ये 6 फंक्शंस मेन 6 फंक्शंस जो है मीजोजोम के हैं। रेस्पिरेशन में हेल्प करवा रहा है, उसके अलावा रेस्पिरेशन हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है टू दी 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो बने हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है, और रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं उनको प्रॉपर सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा एंजाइम, उतनी एफिशिएंट रेस्पिरेशन। समझ में आ गया। तो ये था बेटा मीजोजोम। वैसे इसके अगर आपको 2 टाइप्स भी लिखनी, क्योंकि मैंने नाम दे दिया था तो कुछ बच्चों को क्यूरोसिटी होगी, तो 2 टाइप होती हैं बेटा इसकी। एक होता है सेप्टल मीजोजोम, जो जेनेटिक मटेरियल के साथ एकदम से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे है न्यूक्लियोइड उसके साथ अटैच्ड होता है। दूसरा होता है बेटा हमारे पास लेटरल मीजोजोम, ये सेपरेट होता है, ये जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच नहीं होता है। बेसिकली मीजोजोम इज़ अ वाई शेप्ड बॉडी। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, बहुत पहले, बड़ी पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट नहीं, कि मीजोजोम का शेप क्या होता है, जेड शेप, वाई शेप, एक्स शेप, ऐसे कुछ वियर्ड सा लिखा होता है। तो अगर कभी भी आई इट इज़ अ वाई शेप स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर वाइज आए तो, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिटन इन दी एनसीईआरटी, तो बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के। तो बेटा एक मॉडिफिकेशन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने कर ली, विच इज़ नोन एज दी मीजोजोम। नाउ मूव ऑन टू दी सेकेंड मॉडिफिकेशन। अब सेकेंड मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है उसका नेम है बेटा, और वो सिर्फ कहाँ मिलेगा स्पेसिफिकली, ये तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा ही मिलेगा मीजोजोम, लेकिन ये वाली जो मैं लिख रही हूँ ना, ये स्पेसिफिकली मिलेगी सिर्फ किसी किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो क्या नेम है उसका, दैट इज नोन एज दी क्रोमेटोफोर्स। कहाँ पे मिलेंगे, ओनली फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। कैसे होते हैं साइनोबैक्टीरिया, दीज आर फोटोसिंथेटिक, तो लिख लीजिए किन में मिलेंगी, जो होंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वहाँ पे मिलेगी हमें ये क्रोमेटोफोर्स देखने के लिए। तो मेम्ब्रेन जो है वो लैमिला के फॉर्म में, जैसे ये हमारे पास, जैसे हमने यहीं पे बनाई है ना मेम्ब्रेन, तो अगर यही मेम्ब्रेन इस तरह से लंबे लंबे लैमिला के फॉर्म में ऐसे फोल्ड हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल एक्ट एज, क्योंकि प्रॉपर बड़े वाला जो है एक तरह से क्रोमेटोफोर नहीं बनता, तो क्रोमेटोफोर इसी की इनफोल्डिंग से अंदर क्रोमेटोफोर्स बन जाते हैं। और क्रोमेटोफोर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमेटोफोर। पहले तो ये भी किससे बनेंगे, हम लिख लेते हैं इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग से ही बनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसी की मॉडिफिकेशंस है। फंक्शन क्या है, क्यों इनको मॉडिफाई होना पड़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई होके क्यों क्रोमेटोफोर बनाने पड़े,
क्यों? क्योंकि बेटा इनमें, चलो एक चीज़ और बता देती हूँ फिर आपको फंक्शन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्रोमेटोफोर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द सेल। तो ये क्या इम्पार्ट करते हैं, यहाँ की बजाय हम इसको लिखते हैं यहाँ, इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। और वो कलर कौन डिसाइड करेगा, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स ही तो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में। अब साइनोबैक्टीरिया हैं, सियान मीन्स कौन सा कलर होता है, ब्लूइश। और साइनोबैक्टीरिया या जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, तो इनमें क्या है, सियान कलर किसके लिए हो गया, ब्लू के लिए, और ग्रीन तो है ही। तो ये पिगमेंट्स, ये इस तरह के पिगमेंट कहाँ पे पड़े होते हैं, ब्लू, थोड़ा सा अमाउंट रेड का भी होता है, कैरोटिनोइड्स का भी होता है, जेंथोफिल्स भी होती हैं यहाँ पे। तो इस तरह के बहुत सारे पिगमेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड दी क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर के अंदर क्या पड़े होंगे, पिगमेंट। पिगमेंट की वजह से क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है सेल को, किस कलर की सेल्स होंगी। और दूसरा, पिगमेंट किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, इन दी फोटोसिंथेसिस। तो ये काम होता है बेटा क्रोमेटोफोर का, कि कलर इम्पार्ट करना और दूसरा फोटोसिंथेसिस करना। तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, एक तरह से फंक्शन ऑफ दी क्रोमेटोफोर्स। तो ये दो मॉडिफिकेशन हो गई बेटा किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब बेटा एक और मॉडिफिकेशन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आ जाएगी, और वो मॉडिफिकेशन क्या हो जाएंगी, एक तरह से या सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशन ही ले लीजिए। और वो मॉडिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है, कि वेदर प्रोकैरियोटिक सेल इज मोटाइल और नॉट। इफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मोटाइल, तो मोटाइल होगी, दैट मीन्स फ्लैजेला क्या होंगे, प्रेजेंट। और फ्लैजेला के अलावा और क्या क्या एक्सटेंशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, तो सेल एनवेलप की एक्सटेंशंस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल एनवेलप। सेल एनवेलप की एक्सटेंशन, सबसे पहली जो एक्सटेंशन का नेम हम पढ़ेंगे दैट इज फ्लैजेला। दूसरी जो एक्सटेंशन है दैट इज पिलाए। और थर्ड जो एक्सटेंशन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नोन एज फिम्ब्रे। रेयरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में इनका नेम आया है तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको भी, ठीक है। तो फ्लैजेला, वी ऑल नो फ्लैजेला क्या होते हैं। इनके लिए एक लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है क्या ये, दीज आर दी फिलामेंटस एक्सटेंशन। कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम दी सेल वॉल। दीज आर दी filamentous, long filamentous extensions from cell wall। तो कहाँ से निकल रहा है फ्लैजेला, कहाँ से निकलता है, फ्रॉम दी सेल वॉल। तो सेल वॉल की फिलामेंटस एक्सटेंशंस है लंबी लंबी, उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। और फ्लैजेला किस टाइप का मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल है तो कैसा फ्लैजेला मिलेगा, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ फ्लैजेला मिलेगा यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला अभी आप पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल में भी आने वाले लेक्चर्स में, कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला में ना 9+2 अरेंजमेंट होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे वो 9+2 अरेंजमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे फ्लैजेला किस चीज़ का बना हुआ है, फ्लैजेला यूजुअली किस चीज़ का बना है, पहले उसको भी लिख लेते हैं। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। प्रोटीन के नेम याद करने तो बहुत इजी होते हैं। फ्लैजेला है तो फ्लैजेलिन प्रोटीन, पिलाए है तो पिलिन प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पीछे भी याद कर रहे थे ना, इलास्टिक फाइबर पढ़े थे, कोलेजन फाइबर पढ़े थे, ये सब पढ़े थे, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही लर्न किए थे। तो किस चीज़ का बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का। और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा हेलिकली। हेलिकली या इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पाइरल। तो स्पाइरली अरेंज्ड। अभी इनको क्लियर कर देते हैं, इनको बाद में लिखेंगे भी, फ्लैजेला के लिए जगह चाहिए। तो फ्लैजेला जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है ना बेटा, उसके 3 पार्ट्स होते हैं।
प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ दी 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट होता है बेटा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी जो सबसे नीचे का पार्ट है, इसको सबसे नीचे भी लिख सकते हो। उसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा, बेसल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है हुक, और हुक के ऊपर प्रेजेंट होता है एक लॉन्ग फिलामेंट। तो अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो कैसा डायग्राम होगा फ्लैजेला का? देखो, नीचे प्रेजेंट होती है एक बेसल बॉडी, यहाँ बना लिया जाए, दिस इज अ बेसल बॉडी, और इस बेसल बॉडी के अंदर ना रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, पर आपको उतनी डिटेलिंग में नहीं जाना। LMNR इस तरह के रिंग्स यहाँ पे मुझे भी याद नहीं है पर्टिकुलरली नेम, पर आपको उनका कुछ नहीं करना। 4 रिंग्स की बनी होती है बेसल बॉडी, और इस बेसल बॉडी के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक हुक लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे क्या प्रेजेंट है ये? दिस इज अ हुक, और इस हुक से अराइज होता है बेटा एक लंबा सा फिलामेंट, जितना मर्जी लंबा कर लो इसको, इस तरह का ये एक लंबा फिलामेंट। तो ये हो गया हमारा फ्लैजेला। तो ये क्या है? दिस इज दी बेसल बॉडी। ये क्या है? दिस पोर्शन इज दी हुक। ये क्या है? दिस पोर्शन इज दी फिलामेंट। तो इस फिलामेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है ना, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन ये ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड है, समझ गए? माने ऐसे है ना, ऐसे इस तरह से एक धागा लो, मतलब एक बीडेड थ्रेड लो या एक माला ले लो गार्लैंड बीड्स वाली, और इस पेन के ऊपर उसको टेढ़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा रोल करना शुरू करो, तो वो कौन सा अरेंजमेंट होगा? स्पाइरल या हेलिकल अरेंजमेंट। तो इस तरह से स्पाइरली या हेलिकली वो अरेंज्ड होंगे। तो ये ऐसे घूम के ऐसे पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजेला। दूसरा बेटा और किस चीज़ में हेल्प करता है? फ्लैजेला हेल्प इन दी मोटिलिटी। बैक्टीरियल सेल मोटाइल होती है ओनली बिकॉज ऑफ दी फ्लैजेला। तो जो बाकी के जो मैं 2 एक्सटेंशंस लिखूंगी, एक एक्सटेंशन है पिलाए, पिलाए इसके लिए पहले ही लिख लीजिए हैज़ नो रोल इन मोटिलिटी। व्हाट इट? और पिलाए कितने होते हैं? यूजुअली 1 to 4 इन नंबर। किस चीज के बने होते हैं? पिलिन प्रोटीन के, पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोटीन था? फ्लैजेलिन प्रोटीन था। और क्या है? ये पिलाए कब प्रेजेंट होंगे? अगर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है और उस प्लाज्मिड के पास फर्टिलिटी फैक्टर है। ये पिलाए कौन से बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे? सबके ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे कि फ्लैजेला है। फ्लैजेला भी देखो, अगर मोटाइल है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल है तभी फ्लैजेला होंगी, अगर वो नॉन मोटाइल है तो 8 ट्राइकस सेल्स पढ़ाई थी ना, कोई भी फ्लैजेला नहीं होता। और फ्लैजेला का नंबर और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। पढ़ाया था ना, फ्लैजेला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पूरा गुच्छा भी हो सकता है, प्रेजेंट ऑल ओवर दी सरफेस भी हो सकता है, जिसको पेरीट्राइकस कहा था। साइडों में है लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ये सारी फॉर्म्स हमने पढ़ ली थी। ऐसे ही पिलाए, अब फ्लैजेला तो अगर मोटाइल है तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिलाए, पिलाए कहाँ पे मिलेगा? ओनली एंड ओनली अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ओनली इफ प्लाज्मिड carrying the gene for fertility factor is present। फर्टिलिटी फैक्टर वाला अगर जीन है, वो जीन कहाँ होता है? प्लाज्मिड के ऊपर। तो अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है और उस प्लाज्मिड के अंदर भी क्या कंडीशन है? फर्टिलिटी फैक्टर वाला जीन होना चाहिए, तभी पिलाए बनेंगे। क्योंकि पिलाए का रोल किस में होता है? मैंने कल भी बताया था,
जब एक बैक्टीरिया मेल की तरह एक्ट करता है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, जिसके पास पिलाए है, वो होता है एफ पॉजिटिव। दूसरा होता है एफ नेगेटिव, जिसके पास नहीं है ये प्लाज्मिड या प्लाज्मिड है पर उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। तो फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो पिलाए नहीं बनेंगे तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एफ नेगेटिव। तो कभी भी ये एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव जब पास पास आते हैं तो जिसके पास पिलाए है दैट इज मीन्स एफ पॉजिटिव, वो पिलाए एफ नेगेटिव से जब टच होगा तो वो पिलाए दोनों बैक्टीरिया की बॉडी के बीच में क्या बना देगा, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासेक्सुअलिटी या प्रिमिटिव टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको प्रोटिस्टा कह रही हूँ, मोनेरा पढ़ाने के टाइम पे भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये किस में हेल्प करता है, पिलाए हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। बस अभी के लिए यहाँ के लिए यही जानना बहुत है, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं इन द किंगडम मोनेरा। उसके बाद बेटा थर्ड आ जाते हैं हमारे पास एक्सटेंशन, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। अब ये फिम्ब्री क्या है, दीज आर जस्ट ब्रिसल लाइक। और ये क्या थे, पिलाए क्या है, स्मॉल स्मॉल, मतलब फ्लैजेला क्वाइट बिग होता है, पिलाए जो है उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और फिम्ब्री क्या होती हैं, दीज आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, क्यों प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब प्रेजेंट होंगे तो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, एडिशन में। एडिशन का मतलब समझते हो ना, चिपकना। अब जिसको एडिशन नहीं लिखना अच्छा लग रहा वो लिख लीजिए अटैचमेंट। कहाँ पे, टू दी सबस्ट्रेटम, किसी होस्ट की बॉडी के साथ बैक्टीरिया को जाके चिपकना है, या कहीं पे ओशन में रॉक के साथ जाके इसको चिपकना है। एनसीईआरटी के अंदर यही दो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें ये फिम्ब्रे हेल्प करते हैं। अदरवाइज इनका और कोई फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, एडिशन या अटैचमेंट के काम आते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेटा आपका सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस खत्म हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास। देखो जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ लिया, पूरा एनवेलप के बारे में पढ़ लिया, और उसकी जो एक्सटेंशंस या उसकी जो मॉडिफिकेशंस थे वो पढ़ लिए। अब हम क्या बचे हैं सिर्फ हमारे लिए पढ़ने के लिए, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इट इज ग्रेन्यूलर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और कैसे राइबोसोम्स होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक ही राइबोसोम प्रेजेंट होगा, दैट इज 70S राइबोसोम्स। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनेलीज। अब मैं एक बार और, ये 2 से 3 बार मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, एक बार और लास्ट रिपीट कर देती हूँ कि साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ, मतलब इट लैक्स एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल कौन सी होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एक बार और आपको रिकॉल करा देते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अभी आपने इनको डिटेल में पढ़ा नहीं है, अब हम यूकैरियोटिक सेल में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद रहेगा। न्यूक्लियस, उसके अलावा प्लास्टिड्स, और क्या हो गया हमारे पास, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये क्या है, दीज आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन। और ये सारी की सारी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलीज। Apart from that, no centrioles or centrosomes present. No centrioles and centrosome present. ये क्या होता है, अभी हम वहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे, जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सभी की सभी चीज़ें पढ़ोगे। तो साइटोप्लाज्म में पढ़ा क्या है, साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक तो पढ़ा हुआ है mRNA, और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है, दूसरी चीज प्रेजेंट है बेटा राइबोसोम्स। एमआरएनए तो मैंने बता दिया, एमआरएनए किस लिए है,
mRNA DNA से मैसेज लेके आता है किस चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो DNA से इंफॉर्मेशन लेके आया है, वो mRNA कहीं कहीं पढ़ा होगा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जब वो इंफॉर्मेशन लेके आया है। उसके अलावा राइबोसोम्स पढ़े हैं, उसके अलावा क्या पढ़ी हुई हैं, इंक्लूजन बॉडीज़। बस ओनली ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, बाकी ये सब कुछ एब्सेंट है साइटोप्लाज्म में, जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, mRNA तो क्या ही पढ़ना है, mRNA तो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपको 12th में डिटेल में है। हम बात करेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ की। तो राइबोसोम्स, अगर मैं राइबोसोम की बात करूँ, कैसा राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, और होते क्या है राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर दी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। लिख लीजिए, दीज आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। तो किस चीज़ के बने हुए हैं मैम? ये बने हुए हैं बेटा राइबोसोमल आरएनए के। ये सभी की सभी चीज़ें ना आपको 12th में क्लियर हो जाएंगी, ये बायोमोलिक्यूल्स में तो खैर नहीं आएगा, 12th में करेंगे इनको क्लियर। अभी के लिए आप याद कर लो किस चीज़ की बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और इस राइबोसोमल आरएनए को पता है हम क्या लिखते हैं, आरएनए। अगर मैसेंजर आरएनए होगा तो स्मॉल एम आरएनए, और एक होता है टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, उसके लिए स्मॉल टी। और इसके साथ क्या जुड़ी होती हैं, अलोंग विद सम प्रोटीन्स। तो आरएनए थ्रेड की फॉर्म में होगा, तो उस थ्रेड की फॉर्म में उस थ्रेड के साथ कुछ एसोसिएट हो जाते हैं प्रोटीन्स, और उस थ्रेड को वो कॉइल कर देते हैं, और कॉइलिंग से क्या बन जाती हैं बेटा, 2 सब यूनिट्स। किस टाइप के राइबोसोम है पहले हम लिख लेते हैं, 70S टाइप। 70S टाइप क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के। 80S, दो ही टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70 या 80। 70 होंगे प्रोकैरियोट में, 80 होंगे यूकैरियोट्स में। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के मिलने से क्या बन जाएंगी, 2 सब यूनिट्स। और वो 2 सब यूनिट कौन सी होंगी, एक होगी लार्जर सब यूनिट, एक होगी बेटा स्मॉलर सब यूनिट। अब लार्जर सब यूनिट क्या होती है, वो होती है 50S, और स्मॉलर सब यूनिट को बोलते हैं हम 30S। अब आप कहोगे मैम आपको एडिशन ही नहीं आता, 50 + 30 = 80, और आप लिख रहे हो 70। नहीं, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई करना है हम लोगों को, क्योंकि ये कुछ कोफिशिएंट्स हैं। ये जो S लिख रही हूँ ना मैं, ये S का मतलब होता है स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। इनका सेडिमेंटेशन रेट निकाला जाता है इन सब यूनिट्स का। तो वो सेडिमेंटेशन रेट का ये कुछ एक कोफिशिएंट निकल के आता है, ये उसकी वैल्यू है। तो इसको ऐड करके 70 मत बनाना कभी भी। ये लार्जर सब यूनिट की सेडिमेंटेशन वैल्यू है, और ये इसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू है, जिसको हम 50S और 30S से लिखते हैं। तो ये जो राइबोसोम है वो किस चीज़ का बना होता है बेटा, इसमें एक होती है लार्जर सब यूनिट, और एक इसके नीचे होती है स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट किस चीज़ की बनी हुई है, 50S, और ये बनी हुई है 30S। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के जुड़ने से। तो दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। काम क्या होता है बेटा राइबोसोम का, वो तो हमने लिखा ही नहीं, राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। किस चीज में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जब ये एसोसिएट हो जाते हैं राइबोसोम विद दी एमआरएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीसोम। तो राइबोसोम्स जब अटैच कर लेते हैं अपने आप को एमआरएनए के ऊपर, तो उससे क्या बनता है, दैट फॉर्म्स दी पोलीसोम, या इसी को हम बोलते हैं पोली राइबोसोम। बनाया था ना स्ट्रक्चर हमने ऐसे। तो ये है एमआरएनए के ऊपर क्या लग गए, राइबोसोम्स, ये देखो। और ये राइबोसोम कब लगेंगे,
कब लगेंगे? ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, और ये हेल्प करता है किस चीज़ में? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गॉट इट? अब लास्ट जो हमारे पास बचा है, दैट आर दी इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज में यहाँ पे क्या है? इंक्लूजन बॉडी में कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली यहाँ पे नहीं आने वाला। और इंक्लूजन बॉडी होती क्या है? हर एक सेल के पास अपना कुछ रिजर्व फूड मटेरियल तो रहता है ना, तो वो जो रिजर्व फूड मटेरियल इनको रखना है, कुछ मटेरियल्स जो है हर सेल हमेशा अपनी इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखती है ना, या मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करते हैं, तो वो जो सब्सटेंसेस स्टोर करती है किसकी फॉर्म में करती है? इंक्लूजन बॉडीज। स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस in the form of inclusion bodies। और इन इंक्लूजन बॉडीज के बारे में अब आप सोच रहे होंगे ये कोई मेम्ब्रेन वाले बैग्स होंगे, वेसिकल्स जैसे, वैक्यूल जैसे, या कुछ और उनके अंदर वो सामान भर भर के इन्होंने रखा होगा। तो मैम अब होने वाली हैं गलत, क्योंकि यहाँ आ जाएगी अब एक मेम्ब्रेन नहीं। ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं बेटा, दीज आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंसेज स्टोर हो रहे हैं ना, वो एज इट इज ही हो जाते हैं, विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ऐसे कैसे हो जाते हैं मैम? इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो कैसे, कौन से क्रिस्टल्स? एनसीईआरटी के अंदर भी लिखे हुए हैं बेटा, ग्लाइकोजन, उसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स या क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, और फोस्फेट ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में इधर उधर उधर इधर कहीं पे भी गुच्छा सा बना के स्टोरेज कर लेते हैं वो। तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली उनके आसपास नहीं बनती, बस क्रिस्टल से ग्रैन्यूल की फॉर्म में इधर 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 सेल में कहीं इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस में कुछ गैस वैक्यूल्स ज़रूर डिटेक्ट हुए हैं। सम गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट। और वो गैस वैक्यूल्स भी किस में मिलते हैं? प्लस का साइन समझते हो ना, प्लस का साइन का मतलब होता है प्रेजेंट। कहाँ पे मिलेंगे? लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी के अंदर, ग्रीन एल्गा में मिलेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे, ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे। मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पे, तो पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, है ना, ये सब कुछ हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है हमें। तो यहाँ पे इन केसेस में कुछ गैस वैक्यूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एज द इंक्लूजन बॉडीज, बस, और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो कितना सिंपल सेल था प्रोकैरियोट का, सिर्फ एनवेलप है, एनवेलप के नाम पे 3 लेयर हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड है, मीजोसोम और क्रोमेटो के 4 की फॉर्म में। क्रोमेटोफोर सिर्फ तब अगर प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेटिक है तो। उसके अलावा न्यूक्लियोइड पड़ी है, न्यूक्लियोइड के अलावा जेनेटिक मटेरियल जैसा डीएनए एक जगह और पड़ा हुआ है, पर वो जीनोमिक डीएनए नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। साइटोप्लाज्म में कोई ऑर्गेनेली नहीं है, सिर्फ राइबोसोम है, वो भी 70s टाइप के हैं। और हमारे पास कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या है? स्टोरेज मटेरियल्स हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स या क्रिस्टल्स, और कुछ भी नहीं। और इनकी कुछ एक्सटेंशंस हैं, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी। मोटिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल है, पिलाई सिर्फ उसमें हेल्प करेगा कॉन्जुगेशन में, और फिम्बरी सिर्फ अटैचमेंट के लिए, वो भी मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्रोकैरियोटिक सेल।